हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। निफ्टी भी डाउन था, बैंक निफ्टी भी डाउन था और एक्चुअल में कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं था जिसमें कहीं से भी किसी भी तरह की उछाल नजर आई हो। जब मार्केट में सब कुछ ही डाउन हो तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर किसी को घबराहट पैदा होती है। लेकिन घबराहट पैदा करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ना तो धरती फटी है ना ही आसमान गिरा हुआ है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि लाइफ खत्म हो जाएगी या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारे स्टॉक्स मिट्टी में मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देयर इज नो सच इवेंट इन द वर्ल्ड जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया खत्म होने को हो। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो रिलैक्स होने की जरूरत है। मैक्सिमम क्या हुआ है कि 2-3% अपना पोर्टफोलियो डाउन हुआ होगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो ये सब तो हमें उस टाइम पर भी पता था जब हम मार्केट में फर्स्ट टाइम हम एंटर करने की सोच रहे थे, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कोई भी एंटर करता है उस टाइम पर बहुत सारे फ्रेंड्स हमें मार्केट में आने से रोकते हैं और उस टाइम पर हमारा जो आंसर होता है वो यही होता है कि अच्छी कंपनीज को परचेज करेंगे, अगर नीचे चला गया तो होल्ड करके बैठेंगे। तो जब यहां पर यह पॉइंट आता है ना कि अगर नीचे चला गया तो होल्ड करके बैठेंगे, तो तब वो बात सिर्फ और सिर्फ पेपर्स में होती है, कहने में होती है, सिर्फ बातों में होती है। लेकिन जब रियल टाइम एक्चुअल में ऐसा आता है कि जब नीचे चला जाए तो होल्ड करके बैठेंगे, अब वही टाइम है। तो यहां पर जो बातें उस टाइम पर बोली गई थी मार्केट में एंटर करने से पहले, हमने डिस्कस किया था, सोचा था, समझा था, बताया गया था, वो अब इंप्लीमेंट करने का टाइम है। तो यहां पर एक्चुअल इमोशंस जब अपना रोल प्ले करते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। अपने अकाउंट को रेड में देखने से थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन आप एक चीज समझो, जब भी आप पास्ट में नजर डालते हो तो एक ही चीज नजर आती है कि मार्केट नीचे जा सकती है, नीचे रह नहीं सकती। एवरी स्टॉक दैट इज पोस्टिंग मच बेटर क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, या फिर जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है जिन कंपनीज का अच्छे रिजल्ट्स का, या जिनकी बैलेंस शीट पहले से अच्छी हो गई है क्योंकि उन्होंने अपने लोन रिपे कर दिए हैं और आने वाला जो टाइम है उस पर्टिकुलर बिजनेस का अच्छा है, तो उन कंपनीज में मार्केट के साथ वो स्टॉक्स नीचे जा सकते हैं, नीचे रह नहीं सकते, क्योंकि उन कंपनीज में ऑपरेटर्स का भी पैसा लगा है। ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में जहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं ना, वहां ऑपरेटर का पैसा होता है। तो जब सब कुछ नीचे आता है, ऑपरेटर का भी पैसा नीचे आता है और ऑपरेटर के हाथ में होता है मार्केट को ऊपर लेकर जाना, तो इन स्टॉक्स ने भी फाइनली ऊपर जाना ही है। तो सबसे पहले तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है कैसी भी। अब पॉइंट ये आता है, विवेक भाई सब कुछ नीचे आ गया है, मार्केट में चीजें सस्ती अवेलेबल हैं और पैसे नहीं हैं। तो ये भी एक मार्केट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसा हमेशा होता रहेगा कि जब भी हमारे पास पैसे होंगे हम सोचेंगे इसको बाद में लगाएं या अभी लगाएं, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी तो हम उस टाइम पर अपना पैसा लगा चुके होंगे। तो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम हम 100% इन्वेस्टेड ही रहते हैं। और ये सिर्फ हमारा सीन नहीं है, ये सभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का सीन है। वो हमेशा 100% इन्वेस्टेड रहते हैं क्योंकि मार्केट में हमेशा अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती हैं। तो यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे आपकी दिल की धड़कनें बढ़े या ब्लड प्रेशर बढ़े या फिर कुछ भी परेशान होने वाली बात हो। इट्स नॉर्मल, दिस इज स्टॉक मार्केट। अब मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूं जो मैंने कल परसों भी बोली थी बात, ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है। यहां पर जो हमें ज्यादा रिटर्न लेने के लिए जो पे करना पड़ता है, देखो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो यहां पर एक्स्ट्रा रिटर्न लेने के लिए सिर्फ एक ही चीज पे करनी पड़ती है, जिसको वोलेटिलिटी को झेलना होता है। जो वोलेटिलिटी है इससे गो थ्रू करना होता है और इससे होकर गुजरना पड़ता है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ वोलेटिलिटी। डेली बेसिस पर अगर हमारे पास पैसे लगाने को नहीं है एंड हमारा पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक टेक्निकल बेसिस पर टारगेट हिट नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पर रिलैक्स होकर बैठ जाओ, मत देखो। जब आपका टाइम आएगा, जब स्टॉक्स चलेंगे तब वो चलेंगे। और मार्केट में हमेशा ऐसा होता है, मार्केट में 3-4 फेजेस होते हैं। एक फेज होता है मार्केट में गिरावट का, एक होता है फिर वहां पर माल को खरीदे जाने का, एक होता है वहां से रैली का, एक होता है ऊपर जाकर कंसोलिडेशन का। तो कंसोलिडेशन दो जगह होती है, रैली के बाद कंसोलिडेशन एंड गिरावट के बाद कंसोलिडेशन, और उसके बीच में यहां से अप ट्रेंड भी आता है और यहां से डाउन ट्रेंड भी आता है। तो अगर ये छोटा सा एक माइनर करेक्शन है, देन दिस इज एब्सोल्युटली फाइन।
टाइम, तो यहां पर एक बार हम बाकी सारे निफ्टी के चार्ट्स को भी देख लेते हैं। निफ्टी को देखते हुए एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा, किसी भी मार्केट की गिरावट में अगर कभी ऐसा हो जाए सारे ही स्टॉक्स नीचे आए, सारे सेक्टर्स नीचे आए, उनमें से 2-3 सेक्टर हमेशा एक अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं और वे मार्केट को संभालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ हम लोगों का पैसा नहीं लगा, यहां पर बड़े लोगों का भी पैसा लगा है। उनका भी जब मिलियंस में और बिलियंस में नुकसान होता है तो वो भी उस चीज को संभालने की कोशिश करते हैं, वो भी उस चीज को संभालते हैं। तो यहां पर घबराने की कोई बात नहीं है। इंडिविजुअल स्टॉक्स विल कीप ऑन डूइंग देयर ओन वर्क, और अगले एक महीने में भी मार्केट वापस से ऊपर आए या नहीं आए, इंडिविजुअल स्टॉक्स एक एक करके एक दो स्टॉक्स अपने टारगेट हिट करते रहेंगे, और जैसे ही उनमें टारगेट हिट होगा वापस से उस टाइम पर देखना होगा दूसरे कौन से स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है, वहां पर पैसा लगाने की जरूरत है। सबका लाल है, चाहे वो मिनिस्ट्री में बैठे हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो आज की डेट में ऑपरेटर हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो बड़ी कंपनीज हो, चाहे रिटेलर में एचएनआईज हो, चाहे मीडियम लेवल के हो, चाहे स्मॉल रिटेलर्स हो, आज की डेट में सबका लाल है। ये चारों तरफ जो बारिश पड़ती है ना, ये वो वाली बारिश है। डोंट वरी अबाउट इट। चारों तरफ वाली बारिश हमेशा नहीं होती, वो बंद भी होती है और उसके बाद में रोशनी भी आती है, फिर मौसम फिर से खुलता है और फिर से पतंगे उड़ती हैं, काइट्स उड़ती हैं। तो यहां पर अगर हम यहां पर निफ्टी की बात करने लगे, निफ्टी चार्ट की अगर हम बात करने लगे, तो यहां पर निफ्टी में बेसिकली 3 सपोर्ट्स यहां पर मुझे नजर आती हैं। एक सपोर्ट तो एग्जैक्टली यहीं पर है जो एक करंट रेंज है। इस करंट रेंज में यहां पर पहले भी इस निफ्टी ने सपोर्ट ली हुई है। एक ये सपोर्ट थी, दोबारा यहां पर ली, फिर यहां पर ली, तो ये एक रेंज ही है बेसिकली। ये रेंज कहां से बनती है? ये रेंज इतनी बड़ी रेंज है कि इस रेंज में कहीं पर भी सपोर्ट हो जाती है। सपोर्ट कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो एक पर्टिकुलर लेवल हो, वो एक रेंज भी हो सकती है। तो करंट में निफ्टी एक सपोर्ट पर है, एंड मोर ओवर यहां से निफ्टी ने आज बाउंस बैक दिखाया भी है। क्लोज होते होते बहुत ज्यादा बाउंस नजर नहीं आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में जब मार्केट क्लोज होती है तो लास्ट के हाफ एन आवर का जो प्राइस होता है वो एवरेज होकर आता है। यहां पर अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट पर देखोगे तो यहां से एक शार्प रिकवरी नजर आई, और शार्प रिकवरी में जो क्लोजिंग पॉइंट था निफ्टी का, दैट वाज 17,440। लेकिन डेली चार्ट पर कितना नजर आ रहा है? डेली चार्ट पर ये 17,416, यानी कि 24 पॉइंट्स यहां से कम नजर आ रहा है। वो इसलिए कि जो लास्ट के हाफ एन आवर में रिकवरी थी वहां से उसको एवरेजिंग करके वो नीचे नजर आई, तो रिकवरी यहां पर ज्यादा थी जितनी डेली चार्ट पर नजर आ रही है उससे। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सपोर्ट यहां पर उतने अच्छे से सस्टेन कर पाए। यहां पर पॉइंट ये आता है कि अगर ये सपोर्ट सस्टेन नहीं की तो नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर है? नेक्स्ट सपोर्ट हमारी ये है, जो पहले रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट बनेगी, एंड यहां पर करंट लेवल से लेकर जो सेकंड सपोर्ट नजर आती है वो सेकंड सपोर्ट यहां से 4% डाउन है। लेकिन ये सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है? जो एग्जिस्टिंग सपोर्ट है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लेकिन अगर ये सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाती है तो सेकंड छोटी सी सपोर्ट ये है, मुझे नहीं लगता ये सपोर्ट सस्टेन कर पाएगी। तो यहां पर मेन सपोर्ट उसके बाद में आती है ये 15,923। तो 15,923 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो यहां पर निफ्टी में या तो करंट सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, या फिर 15,923 सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहां पर जो सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आती है दैट इज ऑलमोस्ट 8.5% डाउन। तो यहां पर जब मैं 8.5% डाउन की बात कर रहा हूं तो ये निफ्टी के सपोर्ट की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल स्टॉक्स की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं सारे ही सेक्टर्स के सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। तो निफ्टी में क्योंकि बाकी सारे सेक्टर्स आते हैं, इस चीज को समझने के लिए कि निफ्टी का हमारे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर कितना फर्क पड़ेगा, पोर्टफोलियो पर कितना फर्क पड़ेगा, तो एक बार बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट्स को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। करंट लेवल पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्चुअल में काफी लंबे टाइम की सपोर्ट है। तो यहां पर यह सपोर्ट टूटती हुई नहीं नजर आती मुझे किसी भी एंगल से, और यहां पर शार्प बाउंस बैक भी दिखाया है बैंक निफ्टी ने। क्लोजिंग टाइम पर अगर 15 मिनट्स के चार्ट को देखोगे तो बैंक निफ्टी से ज्यादा जो शार्प रिबाउंड दिखाया है वो बैंक निफ्टी ने दिखाया है डेली चार्ट पर यहां। और सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो नजर आती है वो सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारी ये है, जो पहले यहां पर रेसिस्टेंस था कंसिस्टेंटली, उसके बाद में सपोर्ट बनी। तो मैक्सिमम बैंक निफ्टी कैन आल्सो कम डाउन अप टू दिस लेवल दैट इज 34,000। तो ये भी यहां पर 8% के आसपास ही डाउन है। तो 8%
पहली बात तो यहां पर यह समझने वाली है कि निफ्टी भी करंटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है, लेकिन नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 8% डाउन थी निफ्टी की जो हमने यहां पर देखा। और बैंक निफ्टी के केस में भी कुछ ऐसा ही है। बैंक निफ्टी इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट करंट लेवल, लेकिन अगर यह सपोर्ट टूटती है तो सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 8% डाउन है। अब यहां पर जो बाकी सारे सेक्टर्स हैं, जैसे अगर हम निफ्टी एफएमसीजी की बात करने लगे तो एफएमसीजी सेक्टर क्या कहता है, वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां नजर आती है। यहां पर ये एक इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है करंट में, और सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो नजर आती है वो ये लेवल है 36,000 के आसपास, 36,400। और यहां पर जो गिरावट है सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में वो उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, दिस इज ओनली 4.5%। उसके बाद में अगर हम स्मॉल कैप की बात करने लगे तो स्मॉल कैप यहां पर एक ब्रॉडर मार्केट को इंडिकेट करता है, खासतौर से इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज में। और ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ये 50 स्टॉक्स का नहीं है, ये 250 स्टॉक्स का है। 250 स्टॉक्स वाला ये इंडेक्स एक्चुअल में वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है कि यहां पर इस लेवल पर 3-4 बार पहले ही सपोर्ट ली जा चुकी है, एंड एवरी टाइम यहां से शार्प बाउंस बैक दिखाया है स्मॉल कैप इंडेक्स ने। तो मेरे हिसाब से जितनी भी गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में होनी थी वो हो चुकी है। जितना भी निफ्टी डाउन आएगी निफ्टी में, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स नहीं होते तो हो सकता है निफ्टी के बड़े शेयर्स कुछ नीचे आने लगे, लेकिन स्मॉल कैप में मुझे गिरावट नजर नहीं आती। बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती। अब यहां पर निफ्टी में अगर गिरावट नजर आती है तो बैंक निफ्टी में भी गिरावट नजर नहीं आ रही है। एफएमसीजी में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, स्मॉल कैप में नहीं है, तो गिरावट है कहां पर। यहां पर जो मेन कॉज ऑफ कंसर्न रह सकता है वो रह सकता है निफ्टी आईटी इंडेक्स का। यहां पर निफ्टी आईटी इंडेक्स सपोर्ट तो नजर आ रही है, लेकिन सपोर्ट के साथ में जो यहां पर ये एक्चुअल में ट्रिपल टॉप बना रहा है ना, दैट इज ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर मी। यहां पर ये एक टॉप बना, सेम लेवल पर दोबारा टॉप बना, और सेम लेवल पर ही यहां पर तीसरी बार टॉप बना, एक और यहां पर ये टॉप एक्चुअल में बना था। तो यहां पर अगर आप देखोगे यहां इस लेवल के बाद इमीडिएटली शार्प गिरावट थी, फिर शार्प गिरावट थी, और यहां पर शार्प गिरावट थी। और यहां पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, जहां पहले रेसिस्टेंस होता है, सेम लेवल पर सपोर्ट बने तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानी जाती है। दिस इज मियरली ए सपोर्ट, इससे पहले यहां पर कोई रेसिस्टेंस वाला सीन नहीं है। तो इस तरह की सपोर्ट्स अक्सर टूट जाती हैं, और यहां पर टूटने का एक और बहुत बड़ा रीजन है प्री पैंडेमिक लेवल क्या था। प्री पैंडेमिक का जो हाई लेवल था दैट वाज 16,900, यानी कि 17,000 के आसपास। और जो इसने हाई बनाया यहां पर वो हाई एक बहुत बड़ा हाई है। तो प्री पैंडेमिक लेवल से लेकर जो हाई बना वो 123% का हाई है। 17,000 से ये 37,000 पहुंचा, 20,000 पॉइंट्स ऊपर गई मार्केट आईटी कंपनीज की। तो ये यहां पर सस्टेन होता हुआ मुझे इस बार नजर नहीं आ रहा है। तो ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है ऑफ कोर्स। तो मुझे क्या लगता है यहां से कि निफ्टी आईटी इंडेक्स की जो गिरावट है, कंसोलिडेशन है, वो निफ्टी को थोड़ा सा प्रेशर में रखेगी, लेकिन यहां पर जो ऑफसेट होंगी चीजें वो किससे होंगी, वो होंगी हमारी बैंकिंग कंपनी से, एफएमसीजी कंपनी से। यहां पर एक और सेक्टर में मुझे अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आती है, वो है मेटल सेक्टर। आज की डेट में भी अगर आप देखोगे तो जितनी भी गिरावट थी वो सारी की सारी शार्पली बाउंस बैक कर ली गई। और यहां पर जो सपोर्ट है, पहले रेसिस्टेंस जहां पर था सेम लेवल पर सपोर्ट है। जहां पहले रेसिस्टेंस होता है अगर वहीं पर मार्केट सपोर्ट करे, चार्ट सपोर्ट ले, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। आईटी इंडेक्स के केस में अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है। आईटी इंडेक्स के केस में सिर्फ ये सपोर्ट्स हैं, इससे पहले यहां पर रेसिस्टेंस नहीं था। जबकि निफ्टी मेटल के केस में पहले यहां पर रेसिस्टेंस था, सेम लेवल पर सपोर्ट हुई, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहां पर जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली गई है, एक यहां पर सपोर्ट ली और उसके बाद में यहां पर है, फिर यहां पर आज जितनी भी गिरावट थी सारी कवर कर ली गई। तो यहां पर एक अच्छी खासी वापस से रैली नजर आती है। तो ओवरऑल मार्केट में
घबराने जैसा कुछ नजर नहीं आता। मार्केट में सेक्टर रोटेशन नजर आता है। आराम से रिलैक्स होकर मार्केट में ट्रेडिंग करो। हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने वाले लोग नहीं हैं। यहां पर घबराहट किसको होगी? यहां पर घबराहट उनको होगी जिन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉन्ग पोजीशंस बनाई होंगी, उनकी यहां पर धड़कनें बढ़ रही होंगी, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होगा, वहां दिक्कतें हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने से पहले यहां पर 1000 बार सोचना होगा कि हमें लाइफ में अपनी उम्र को कम करना है या ज्यादा करना है। अगर वॉरेन बफेट जितना जीना है ना, तो यहां पर इक्विटी में ट्रेड करना शुरू करना पड़ेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन छोड़ना पड़ेगा। समझदारी इसी में है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में कुछ भी घबराहट वाली बात नहीं है। और यहां पर सेक्टर रोटेशन नजर आता है। आईटी कंपनीज में मुझे मेन कंसर्न नजर आ रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक रैली के बाद कोई भी सेक्टर कहीं ना कहीं तो रुकेगा। ये उस तरह की कंपनीज नहीं है कि जितना मर्जी कमा सको। कभी भी कमाने की जो CAGR की भी जो लिमिट होती है, वो एक हद होती है। अगर हम यहीं पर इसी चीज को एक बार ध्यान से समझने के लिए अगर हम screener.in पर जाकर आईटी कंपनीज जो हैं बड़ी, उनकी अगर ग्रोथ की बात करने लगे कि लास्ट फ्यू इयर्स में या मंथ में या करंटली कितनी बड़ी यहां पर ग्रोथ आई है, तो एक बार ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अगर हम नंबर को देखने लगे तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नंबर नहीं है। 2019 में 31,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 2020 में जस्ट 32,000 का है, यानी कि 3% की यहां पर बढ़त है। उसके बाद में 2021 में बिल्कुल भी यहां पर ग्रोथ नहीं है नेट प्रॉफिट में, और 2022 में यानी कि कमिंग ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी यहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। तो लास्ट 3 इयर्स में यहां पर कुछ भी खास ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी रैली जो यहां पर नजर आई निफ्टी आईटी इंडेक्स में उस चीज को सपोर्ट किया जा सके। तो ये रैली को सपोर्ट करने के लिए एज सच नंबर्स नजर नहीं आ रहे हैं। अब जब नंबर्स नजर नहीं आ रहे हैं तो बात कैसे बनेगी? यहां पर सेम ही अगर हम दूसरी सबसे बड़ी कंपनी को देखें आईटी में, तो हम इंफोसिस को देख सकते हैं। इंफोसिस में अगर हम क्वार्टरली नंबर्स को छोड़ देते हैं, मेजर नंबर्स को ध्यान में रखते हैं, तो यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं नजर आता। अगर हम बात करें 2017 में 14,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 16 हुआ, देन 15 रह गया, फिर 16 हो गया, 19, 20, तो यहां पर कुछ भी ऐसी ग्रोथ नहीं है। अगर हम लास्ट 3-4 इयर्स की बात करने लगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतनी बड़ी ग्रोथ को यहां पर जस्टिफाई किया जा सके। अगर हम विप्रो की बात करें तो हम विप्रो को भी एक बार देख सकते हैं, क्योंकि इन तीनों एक HCL के नंबर्स भी हम देखेंगे तो यहां पर विप्रो के नंबर्स थोड़े से ठीक नजर आते हैं। लेकिन क्या ठीक नजर आते हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे 8600 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2015 में, तो लास्ट 6-7 इयर्स में एज सच उतनी ग्रोथ नहीं है कि इतनी बड़ी रैली को यहां पर जस्टिफाई किया जा सके। HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर्स भी एक बार देख लेते हैं तो यहां पर नंबर्स क्या कहते हैं। नंबर्स यहां पर इसके नंबर्स थोड़े से ठीक हैं, लेकिन लास्ट 3 इयर्स में यहां भी कुछ नहीं है। इमीडिएट अगर लास्ट 3 इयर्स के नंबर्स देखें तो 127% की जो प्री पेंडेमिक से लेकर अब तक की ग्रोथ है, उसकी जस्टिफिकेशन यहां पर नजर नहीं आती। मैं इस रैली की बात कर रहा हूं, यह नजर नहीं आती। तो आप खुद समझदार हैं, क्या करना है, आराम से बैठो, रिलैक्स करो। ये टाइम मार्केट में हमेशा आता है ऐसा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। रिलैक्स होकर काम करने की जरूरत होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।